नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी उसका सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब बारी आती है आर्टिकल 14, और ये जो आर्टिकल है ये सीरीज ऑफ आर्टिकल्स में से है, और हम लोग बोलें तो राइट टू इक्वालिटी वाली सीरीज है, और उसी राइट टू इक्वालिटी वाली सीरीज में पहला है। यानी राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से लेके 18 आर्टिकल्स तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। उनमें से पहला ये है, इसका हम लोग पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं अभी आगे चल के। तो आइए सबसे पहले जरा इसके स्टेटमेंट की बात कर लें। इसका स्टेटमेंट कहता है द स्टेट, और स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 12 में, जिसकी डेफिनेशन कल हम लोग नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख ली थी। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को स्टेट डिनाई नहीं कर सकता इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कोई भी पर्सन को डिनाई नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब तक टेरिटरी ऑफ इंडिया में है कोई भी व्यक्ति, अच्छा इस एनी पर्सन लिखा है, कहीं भी ध्यान दीजिए सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं लिखा या इंडियन नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सिटीजन ऑफ इंडिया तो हुआ ही, उसके साथ साथ में आपके एलियंस भी आ गए, यानी फॉरेनर्स भी आ गए, तो ये सबके लिए वैलिड है। कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि ये आर्टिकल किस पे लागू होता है, तो ये एवरी पर्सन, कहने का मतलब सिटीजन से लेके फॉरेनर्स मींस एलियंस सभी इसमें इंक्लूड होंगे। सो हेंस दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल नंबर 14। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जरा, और इसमें जो दो नए कॉन्सेप्ट्स इक्वालिटी के आए, पहला था इक्वालिटी बिफोर द लॉ और दूसरा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब इनको हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। अच्छा, इनमें से एक जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वो उसके ब्रिटिश ओरिजिन्स हैं, और इसके अमेरिकन ओरिजिन्स हैं। इसके यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से इसको उठाया गया है, अमेरिकन ओरिजिन्स हैं। बारी बारी से दोनों को हम लोग देखेंगे, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो इसी को हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कॉन्सेप्ट्स क्यों हैं, कैसे होते हैं, इन्हीं पे बात की जाएगी। तो आइए जरा देखते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सबसे पहले तो इसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव इसीलिए क्योंकि इसकी अगले 3 स्टेटमेंट्स इसको समझा देंगे कि ये निगेटिव क्यों है। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट, दैट इज वाई नेगेटिव कॉन्सेप्ट। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एनी पर्सन, उसको कुछ भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई भी हो। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, जो भी नियम है उस देश का, उस कंट्री का, उस नेशन का, सभी लोगों को उसकी पालना करनी पड़ेगी, कोई भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, सभी लोगों को उसका पालना करना है, कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अगेन नेगेटिव। नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं है ना, नियम से ऊपर कोई नहीं है, नियम से बड़ा कोई नहीं है, नियम सबसे बड़ा है। दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट था, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड ये कहता है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, किसी भी पर्सन के फेवर में नहीं, सबको इक्वल लॉस इक्वली ट्रीट किया जाएगा ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग, एंड कोई भी पर्सन above the law नहीं है। nobody, not a single person is above the law, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है
ये एक कोरोलरी है, आई मीन बेसिकली इसको एक कोरोलरी की तरह देखा गया। और किसकी कोरोलरी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज ए कोरोलरी ऑफ एवी डाइसी। अब देखिए ये बहुत ही अहम व्यक्ति हैं, ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, राइट। ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, या हम यूं बोलें जुडिशरी एक्सपर्ट थे ब्रिटेन के। और इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इनका था रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट, और इसके अनुसार इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, और उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा नो पर्सन, नो पर्सन, कोई भी, शैल बी मेड टू सफर, किसी को भी सफरिंग नहीं करवाई जाएगी, चाहे वो शारीरिक हो या गुड्स की फॉर्म में हो, उसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, अभी डिस्कस करेंगे इसे, एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। देखिए इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, उसको बॉडी में या गुड्स में सफर नहीं करना। जैसे कि आप मेरी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते, आप मुझे डिटेन नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस मैंने कोई लॉ ब्रीच ना किया हो। जब तक मैं कोई कानून ना तोड़ूं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है, अगर मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, इफ आई एम अबाइडिंग द लॉ, इफ आई एम गोइंग विद द लॉ, मैं नियमानुसार चलता हूं, मैं लॉ ऑफ द लैंड को सुप्रीम मान के और उसके अकॉर्डिंग ही अपने एक्शंस रखता हूं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। एंड क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को सफर नहीं दिया जाएगा, चाहे बॉडी से हो, मतलब आप, अगर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते। अगर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा तो फिर मेरी प्रॉपर्टीज को आप कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तोड़ा है तो हाँ, जरूर ऐसा हो सकता है, राइट। जरूर मुझ पे चालान बन सकता है, अगर मैं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता हूं तो जरूर ये किया जा सकता है कि अगर मैंने कोई डकैती की तो मुझे जेल में डाला जा सकता है। सो आई कैन बी मेड टू सफर इन बॉडी और इन गुड्स व्हेन आई हैव ब्रीच्ड द लॉ, बट इफ आई हैव नॉट ब्रीच्ड द लॉ देन आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन एल्स। मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है अगर मैंने कोई नियम ना तोड़ा। दूसरा इसमें कहता है ए पर्सन कैन स्यू और कैन बी स्यूड। जैसे आप मुझे स्यू कर सकते हैं, मैं भी आपको फ्री हूं स्यू करने के लिए, राइट। ए पर्सन कैन स्यू और कैन बी स्यू, एनी पर्सन। और ये बात बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे पहले जो नियम था वो ये था कि राजा की अवहेलना नहीं होगी, लेकिन राजा जो भी करेगा वो सही है। जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे आए और उन्होंने राज किया हम पे, तो ऐसा होता था कि अगर उनकी मर्जी थी, कई लॉज ऐसे थे, कई एक्ट्स ऐसे थे कि उनकी मर्जी थी, अगर गैदरिंग हो गई 4 से 5 से ज्यादा जनों की, तुरंत जेल में डाल दिया। दे वर मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स। तो ये लॉज थे जो कि बहुत ही ज्यादा क्या कहें, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि यातनाकारी थे, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर थे। लेकिन ये इसको डिनाई करता है। एनीवेज, कॉन्स्टिट्यूशन तीसरा पॉइंट था। कॉन्स्टिट्यूशन, एबी डाइसी का तीसरा पॉइंट था, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन हम लोग इसे फॉलो नहीं करते, हम लोग ये तीसरा वाला पॉइंट फॉलो नहीं करते। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को कहते हैं, यानी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड नहीं है कि उसे यूं ही बदला जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और लॉज ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन से लॉज निकले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर देख के
लॉ ऑफ द लैंड निकाले जाते हैं। तो हम लोग इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को फॉलो करते हैं, राइट। तो एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट क्या था रूल ऑफ लॉ का? इनका कहना था कोई भी पर्सन कैन नेवर बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स इंस्पाइट, सिवाय सिर्फ और सिर्फ उस समय के जब उसने लॉ को ब्रीच किया हो। वो स्यू कर सकता है या फिर उसको भी स्यू किया जा सकता है। स्यू मतलब अंडर ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके विषय में कुछ उल्टा सीधा कहा, आपने मुझ पे डिफेमेशन का केस लगाया, मैंने बदले में आप पे भी लगा दिया कि आपने भी तो कहा था, ये लो डिफेमेशन बदले में। सो एनीबडी कैन डू दैट। मतलब जब तक आप नियम कानून फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट आप देख भी रहे हैं, इसमें हर बार नथिंग की बात हो रही है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से निकले हैं, हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, सबसे अटमोस्ट जो इंपॉर्टेंस रखता है लॉ ऑफ द लैंड है, वो है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। तो इन शॉर्ट, अगर हम लोग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की बात करें, तो शॉर्ट में अगर बोलें तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस है, किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, पूरा का पूरा एब्सेंस रहेगा। इक्वल सब्जेक्शन, जो कि हमने यहां पे देखा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस, नो प्रिविलेजेस, है ना, एंड नो पर्सन इज अबव द लॉ। इसका मतलब ये है। तो ये एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट से है, तो कभी आपसे पूछे तो, राइट। अच्छा, इससे पहले क्या था? बेसिकली इससे पहले क्या था जो फॉलो होता था? वो था रेक्स लेक्स, लेकिन इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बाद में हुआ लेक्स रेक्स। अब रेक्स लेक्स और लेक्स रेक्स का मतलब क्या है? रेक्स लेक्स का मतलब है किंग इज द लॉ, लेकिन इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बाद में लॉ इज द किंग, नथिंग इज अबव द लॉ, राइट, नो बडी इज अबव द लॉ, लॉ इज द किंग। तो ये कहानी निकल के सामने आती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, ऐसा हरगिज नहीं है कि एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। इस फंडामेंटल राइट के नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, एब्सोल्यूट नहीं है यार, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस कौन से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो एक्सेप्शंस किस वजह से आते हैं पिक्चर में, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बार जब हमने इक्वालिटी बिफोर द लॉ पढ़ लिया, तो अब जरा हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात, इसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है। ये कॉन्सेप्ट जो है ओरिजिनली यूएसए का है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ट्रीट किया जाता है। क्यों? अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। इसके 3 पॉइंट्स। ये कहते हैं इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। कहने का मतलब यह है कि हर कोई इक्वल नहीं है, आपको हालात के हिसाब से इक्वालिटी देखनी पड़ेगी। अभी इस पे भी बात होगी। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्संस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। जो लोग बराबरी पे हैं उनको बराबर देखो, जिनके हालात बराबर है उनको बराबर देखो। यानी कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो बराबर हैं उनको बराबर नजरिए से देखिए। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप किसी भी फिश को नहीं बोल सकते उड़ने को, नो फिश कैन फ्लाई, नो फिश कैन फ्लाई एंड नो बर्ड कैन फ्लोट इन वाटर, कैन स्विम इन वाटर और स्विम अंडर वाटर, वी शुड से, लाइक फिश। नो फिश कैन फ्लाई। तो फिश को कंपेयर करना है आप फिश के साथ कीजिए, बर्ड को कंपेयर करना है आप बर्ड के साथ में कीजिए। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक कॉन्सेप्चुअली। आइए एक डायग्राम से इसको जरा समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक मैच चल रहा है, बेसबॉल मैच है वैसे ये, और इस बेसबॉल मैच को देखने के लिए ये 3 लोग हैं।
और तीनों को एक बराबर स्टूल दे दी गई है। क्या ये इक्वालिटी है? जी हां, ये इक्वालिटी है। दिस इज इक्वालिटी 100%। तीनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। दिस इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तीनों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तीनों में एकदम बराबरी का अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि हर एक पर्सन की हाइट अलग है, तो इसका मतलब क्या ये जस्टिस है? नहीं, ये जस्टिस नहीं। दिस इज नॉट जस्टिस। अगर आप बोलें तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं। तो क्या किया गया? इसको एक सीढ़ी दी गई, एक स्टूल दिया गया जिसपे खड़े होकर मैच देख रहा है, और वहीं पे जो सबसे छोटा था उसको 2 स्टूल लगा दी गई, ताकि तीनों अब देखिए सेम लेवल में आ गए मोर और लेस, और तीनों ही इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। यानी कि इक्वालिटी प्लस जस्टिस लाइज एट द हार्ट ऑफ इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में इक्वालिटी तो होगी ही, साथ के साथ में जस्टिस भी होगा। और यही कारण है, यही रीजन है कि हमारा संविधान अलाउ करता है सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, जिन पे हजारों साल से एट्रोसिटीज होती आई, एससी एसटी कम्युनिटीज, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी एंड डिस्क्रिमिनेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहता है कि जो सिमिलर में है उनको सिमिलर ट्रीट करो। अब ये बराबर हो गए, अब आप इनको बराबरी से ट्रीट कीजिए। अब अगर ये कोई छेड़खानी करता है, अब अगर ये बॉटल फेंकता है, तो ये गलत है। यहां तो फेंक ही नहीं सकता था यार, आपने बराबर कर दिया, आपने कहा इक्वल है, इक्वालिटी है, नियम सबके लिए, लेकिन ये तो आराम से बॉटल फेंक सकता है, ये तो फेंक ही नहीं सकता। अब तीनों आ गए, अब अगर कोई ब्रीच ऑफ द लॉ करता है, देन दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप जस्टिस तो सर्व कीजिए सोसाइटी में, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एंड दिस, माय डियर स्टूडेंट्स, इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पे बोलता है डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, अपलिफ्टमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, ताकि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, है ना। लाइक्स को इक्वली एकदम ट्रीट करने की बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कॉन्सेप्ट एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपको करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि सर यूएसए ने ये दे तो दिया कि, लेकिन क्या यूएसए इसे फॉलो करता है? हां जी, जो नेटिव रेड इंडियंस हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, उनके लिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, फ्री हाउसिंग, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री एजुकेशन टू ऑल द नेटिव अमेरिकन। व्हाई? बिकॉज जब सेटलर्स वहां पे आए, जितने भी रेफ्यूजीज आए, जितने भी कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने सबसे पहले नेटिव अमेरिकन को उनकी जगह से खदेड़ा, उनपे बहुत सारी एट्रोसिटीज की, उनका कत्लेआम हुआ, कई बार तो जेनोसाइड तक की स्थिति आ गई। तो इसीलिए अब उनको अपलिफ्ट करने के लिए, अब उनको बराबरी में लाने के लिए ऐसी स्कीम्स दी जा रही हैं, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आप जस्टिस सर्व कीजिए, इक्वालिटी सर्व प्लस जस्टिस जब आप देंगे, तो ही वो कहलाएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब आप ये तो नहीं हो सकता ना कि जो कॉलोनाइजर आया और जब लॉज बने, और वो कॉलोनाइजर्स के पास में पैसा बहुत था, वो सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड थे, वहीं पे जो नेटिव अमेरिकन थे उनके साथ में ऐसा नहीं था, और आप उनको बराबरी से ट्रीट करें, ये कहां का जस्टिस हुआ? दैट मीन्स, एंड हमारे सिस्टम में भी हमने इसको इसीलिए इन्वॉल्व किया, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया, क्योंकि हमारे भी सोसाइटी में कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी, फॉर एग्जांपल दलित, जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन किया गया, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस उनके साथ फॉलो की गई, जो कि बेसलेस थी,
राइट, जो कि स्पेशल बर्थ प्रिविलेजेस पे बेस्ड थी, जो कि एकदम बेसलेस थी, तो उनको रिमूव करने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को फॉलो इनकलकेट किया गया, इन्वॉल्व किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन करो, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करो। इसका फोकस रहता है सब्सटेंटिव इक्वालिटी पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन देने के बाद, जस्टिस सब सर्व करने के बाद में इक्वालिटी देखनी है। ठीक, एक बार जस्टिस मिल जाए उसके बाद इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी डिस्क्रिमिनेशन करना है लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि सर आपका पढ़ाया हमें अच्छा नहीं लगा, आपने चाकू लिया हमें मार दिया, आपने चाकू लेके हमें मार दिया और हमारे फादर ने आपको, आपके ऊपर केस किया, आपको कोर्ट में पहुंचे, आपने कहा हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ चाहिए, आप हमारे साथ इक्वल बिहेव कीजिए, हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाहिए। आपने कहा मुझे जज साहब इक्वालिटी बिफोर लॉ दिखाइए, मुझे इक्वली ट्रीट कीजिए, ये जो फादर हैं इनके साथ, मेरे फादर के साथ। तो कोर्ट कहेगी कि किस बेसिस पे आपको, उन्होंने अपना बच्चा खोया है, he has lost his son, you have murdered his son, तो किस बात की इक्वालिटी की आप डिमांड कर रहे हैं? आपकी सिचुएशन अलग है, आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, आपको फांसी की सजा हो सकती है, जबकि मेरे फादर को हो सकता है कि उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिले। सो दैट is positive discrimination, and positive discrimination lies at the heart, it lies at the heart of equal protection of the law। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है, एंड इसको फॉलो किया जाना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14। आर्टिकल नंबर 14 में क्या क्या एक्सेप्शन, देखिए हमने ये देखा कि कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, लॉ इज द सुप्रीम ऑफ एनी लैंड, और लॉ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ द किंग के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ उसके अपवाद भी हैं। वो अपवाद कौन से हैं आइए देखिए। The president or governor is not answerable to court with regard to the discharge of their official functions। प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने क्या डिसीजंस लिए, जो भी डिसीजंस लिए उसके लिए आप उन्हें कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब डबल एपी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, तो देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एलजी ऑफ दिल्ली, उनके साथ सीएम की बहुत क्लैशेस होती थी, लेकिन उसके लिए क्या उनको कोर्ट में घसीटा गया? नहीं, उनके जो भी ऑफिशियल फंक्शंस थे उसके लिए ही इज नॉट आंसरेबल। और इसके पीछे का लॉजिक है, ये उठाया गया यूके से, और यूके में क्या है कि किंग डज नो रॉन्ग, किंग डज नो रॉन्ग, राजा से गलती नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसको इनकलकेट किया गया। एंड वैसे भी प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, इज द प्राइम हेड ऑफ एवरी आर्म्ड फोर्स, तो इसीलिए इनको एग्जेम्प्ट किया गया कि ये गलती नहीं करेंगे, दिस पर्सन विल कमिट नो रॉन्ग। दैट इज वाई गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, और जो रोल गवर्नर का यूनियन में है वही रोल, जो रोल प्रेसिडेंट का यूनियन में है वही रोल गवर्नर का, वैसा ही रोल, सिमिलर रोल स्टेट में है। दैट इज वाई इनको फ्री रखा गया कि ये लोग आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, चाहे इनके कुछ भी डिसीजन। दूसरा, नो क्रिमिनल एक्शन whatsoever can be initiated against the president or governor as long as they remain in the office। देखिए, कोई भी क्रिमिनल एक्शन इनके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता, कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? टू प्रिवेंट, टू प्रिजर्व, नॉट प्रिवेंट, ओहो, टू प्रिजर्व
द सैंक्टिटी ऑफ ऑफिस। मतलब ऑफिस से कुछ गलत, ऑफिस का कुछ गलत इंडिकेशन ना जाए, ऑफिस के साथ कुछ गलत ना हो। क्यों? क्योंकि वहां जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो किंग है एंड ही डज नो रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट भी यूके से ही है। बहरहाल इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक गवर्नर थे एनडी तिवारी। एनडी तिवारी वॉज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्होंने अपना टेन्योर सर्व किया आंध्र प्रदेश में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। एंड इन पे एलिगेशंस थे दैट व्हाइल ही वाज इन ऑफिस, राज्य भवन में, ये ही यूज्ड टू ब्रिंग प्रोस्टिट्यूट्स और कॉल गर्ल्स एंड इन पे वुमेनाइजिंग का और कॉल गर्ल्स को बुलाने का, प्रोस्टिट्यूशन का बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगे थे। और इन पे ये भी एक इल्जाम था कि ही यूज्ड टू असॉल्ट देम वाइल इन द राज्य भवन। लेकिन फिर भी इन पे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल एक्शंस नहीं लिए गए, बिकॉज ही वॉज द गवर्नर एट दैट टाइम इन द ऑफिस। ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रेशर बना के इनसे इस्तीफा दिलवाया जाता है, और इस्तीफे के बाद आफ्टर रेजिग्नेशन फिर आप क्रिमिनल एक्शन उनके प्रति ले सकते हैं। लेकिन जब तक ऑफिस में है तब तक कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। No civil proceedings in which compensation or relief is claimed can be filed against the president or governor after the expiry of 2 months notice served to them. इसका मतलब यह है, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नर ऑफ राजस्थान presently he owes me 2 lakh rupees, just an example। मुझे उनसे 2 लाख रुपए लेने हैं, एग्जाम्पल है, लेने नहीं है, एक एग्जाम्पल है, ये नहीं इशू बना दे आप। तो एक एग्जाम्पल है, मुझे उनसे 2 लाख रुपए लेने हैं। तो क्या मैं उनके अगेंस्ट सिविल केस कर सकता हूं? क्रिमिनल तो नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए, इसमें कोई क्राइम नहीं किया, लौटाया नहीं, तो मैं सिविल केस के लिए बाध्य हूं। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मुझे पहले 2 मंथ्स का एक नोटिस देना पड़ेगा, एंड उसमें भी अगर उन्होंने इसको डिली डैली किया, इसको टाला, तो फिर मैं उसके बाद में सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट कर सकता हूं। सो सिविल प्रोसीडिंग्स 2 मंथ्स के नोटिस के बाद ही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजिटिंग हेड्स ऑफ द कंट्रीज, यानी एम्बेसडर्स जिन्हें कहते हैं, है ना, कंट्रीज के एम्बेसडर्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो कंट्रीज में विजिट करते हैं, और यूएन ऑफिशियल्स जो यूएन ऑफिस में काम कर रहे हैं, are not answerable to the courts of India in discharge of their official functions। इसका मतलब ये हुआ कि एक ना, मैं आपको जरा ये बता दूं कि एक वियना कन्वेंशन है, देयर वाज अ वियना कन्वेंशन, और वियना कन्वेंशन थी वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे, और ये होल्ड की गई थी। और इसके पीछे का कारण ये था कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, किसी भी कंट्री में अपना काम स्मूथली कर सके। 1961 में इसको कॉन्फ्रेंस को, कन्वेंशन को होल्ड किया गया, और एक 53 आर्टिकल्स का ड्राफ्ट तैयार हुआ, और इसमें 53 आर्टिकल्स हैं जो कि किसी भी डिप्लोमेट, किसी भी एम्बेसडर, किसी भी फॉरेन ऑफिशियल के सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, है ना। तो ये लोग, उनमें से एक रूल आर्टिकल ये भी है कि किसी भी नेटिव कंट्री में दूसरे कंट्री के ऑफिशियल पे कोई भी चार्जेस नहीं हो सकते, वो आंसरेबल नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई चाइना का डिप्लोमेट इंडिया में है, चाइना एम्बेसी में एक चाइनीज डिप्लोमेट है, और वो चाइनीज एम्बेसी में जो चाइनीज डिप्लोमेट है उसने फॉर एग्जांपल मर्डर कर दिया, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है? द आंसर इज नो, नहीं। लेकिन यहां पे आर्टिकल 9 एक इसमें है, इसी कन्वेंशन का आर्टिकल 9 है, जो कि कहता है कि आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन आप उसे पर्सोना नॉन ग्राटा
डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड जब आप पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करते हैं, तो अगर वो पर्सन पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर हो चुका है, आप उसे एक टाइम फ्रेम देंगे 24 आवर्स, सॉरी 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में उसे कंट्री को छोड़ना होगा और अपने नेटिव कंट्री में जाना होगा। 24 वो आपकी चॉइस है, यू कैन गिव 12 आवर्स एज वेल, राइट। सो 12 आवर्स टू 48 आवर्स तक का टाइम ड्यूरेशन आप देंगे पर्सोना नॉन ग्रेटा इफ अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड। अब उसे छोड़ के कंट्री को जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाता है तो फिर यू आर फ्री टू डिक्लेयर इट, फिर आप उसमें आराम से उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको वो कंट्री छोड़ के अपने होस्ट कंट्री को छोड़ के अपनी नेटिव कंट्री में जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाता है तो फिर यहां पे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जूलियन असांज, हेड ऑफ विकीलीक्स, ये पहले यूके में थे, इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये पहले यूके में थे। तो काफी सारे इन्होंने कंट्रोवर्शियल पेपर्स लीक किए, तो बदले में काफी कंट्रीज ने, स्पेशली यूएस ने, इन पे सेक्सुअल असॉल्ट एंड वुमेन असॉल्ट के बेसिस पे, वुमेन असॉल्ट, इस पे केसेस किए और कहा कि ही इज अ क्रिमिनल, यूके पुलिस गो एंड अरेस्ट हिम। यूके पुलिस को आदेश दिया, क्योंकि यूके यूएस के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो अरेस्ट के बाद में एक्सट्रेडाइट उसको कर लेते, उसको वापस से यूएस भेज देते। लेकिन उसने क्या किया, उसने तुरंत इक्वेडोर एम्बेसी को अप्रोच किया और इक्वेडोर एम्बेसी ने उसे सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी, उसे सिटीजन घोषित कर दिया, सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी। अब यूके इक्वेडोर एम्बेसी यूके में ही थी, वो यूके की एम्बेसी, मतलब इक्वेडोर की एम्बेसी जो यूके में है, उसमें जाके उसने शरण ले ली। अब जब ये उसमें चला गया तो फिर यूके पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड, इन लोगों को एंट्री की परमिशन नहीं थी, क्योंकि आर्टिकल 22 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहता है कि जो प्रेमाइसेस हैं, जैसे कि एम्बेसी, इसमें बिना हेड के परमिशन के, विदाउट परमिशन ऑफ द हेड, विदाउट परमिशन, जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज, एनीवन कैन नॉट एंटर। इसीलिए उसको वहां पे शरण मिली, काफी सालों तक रहा। 2019 में इसको भी इक्वेडोर ने भी इसको परमिशन दे दी थी और फिर 2019 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जूलियन असांज को। खैर, तो यहां से ये पता चलता है कि अगर, जैसे आपने देखा इसमें केस, कि भले ही यूके में वो एम्बेसी थी, लेकिन फिर भी यूके पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड, इनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि वो लोग बिना परमिशन के एंटर कर जाए। आर्टिकल 22 वायलेशन हो जाएगा ये, एंड इसका वायलेशन मींस sanctions and all and huge repercussions, so nobody wants to violate them। तो इसीलिए 2012-13 से लेके देखिए 2019 तक उसने, जूलियन असांज ने, यूके में रहते हुए इक्वेडोर एम्बेसी में अपना स्टे एंजॉय किया और पुलिस उसको कुछ भी नहीं कर पाई। अच्छा, इसमें एक आर्टिकल 30 है, और वो आर्टिकल 30, इसी का आर्टिकल 30, इसको डिप्लोमेट्स के रेजिडेंट्स में भी एक्सटेंड करता है। यानी कि जैसे कोई डिप्लोमेट है, जैसे मैं एक डिप्लोमेट पोस्टेड हूं चाइना में, एंड चाइनीज मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने घर में बिना मेरे परमिशन के वो लोग एंट्री नहीं ले सकते। सो दैट इज द इंश्योरिटी विच इज गिवन। और ये सब आप देखिए, ये सब एक्सेप्शंस इसीलिए हैं क्योंकि ये सारे के सारे ये बताते हैं कि कुछ केसेस में सम पीपल विल बी एक्टिंग अबव द लॉ टू फुलफिल देयर फंक्शंस। अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए इनको ऐसे एक्ट ये लोग करते हैं अबव द लॉ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको
समझाना चाहूंगा एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। तो जो एम्बेसी है, एम्बेसी किसी भी कंट्री में एक ही होती है। जैसे यूएस की चाणक्यपुरी में एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, लेकिन यूएस के कॉन्सुलेट्स अलग अलग शहर में हो सकते हैं। कॉन्सुलेट्स कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कोई भी पर्सन है वो जैसे मान लीजिए जयपुर से कोई पर्सन है और जयपुर में कॉन्सुलेट ऑफिस है यूएस का, अगर तो वो कॉन्सुलेट ऑफिस में जाएगा और वीजा के लिए अप्लाई करेगा। तो जो कॉन्सुलेट ऑफिस में पोस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, जो कॉन्सुलेट डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको ये इम्यूनिटी नहीं होती। दे आर नॉट गिवन दैट इम्यूनिटी। एम्बेसी वाले जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ये इम्यूनिटी दी रहती है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस वीसीडीआर इस 1961, इसके तहत इम्यून कौन है? एम्बेसी वाले, कॉन्सुलेट वाले नहीं। कॉन्सुलेट वालों को इम्यूनिटी नहीं है। तो ये इसकी स्टोरी थी। एंड आर्टिकल 14 जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी इक्वालिटी प्लस जस्टिस, वो कुछ एक्सेप्शंस के साथ आता है। वो एक्सेप्शंस ये सारे के सारे रहे। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से इसको आप हमेशा रिटेन करें अपने माइंड में। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग दिल खोल के प्यार देंगे। एंड ऐसे ही यूपीएससी का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पूरा कोर्स, उसके बाद में फिर ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, सारे सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।